समझौता टूटा नहीं है, ये एक आपस की अंडरस्टैंडिंग बनी है उनकी कि जो बीजेपी चाहे वो दुष्यंत करने लग गया। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएगा दुष्यंत। और फिर मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो कहीं आए, कांग्रेस में आए और जाएं, नैतिकता नाम की कोई चीज़ उनकी राजनीति के इस आखिरी पड़ाव में नहीं बची। मैं तो यूँ कहूँगा कि एक अच्छे खासे राजनीतिक ठीक व्यक्तित्व के आदमी ने बुढ़ापे में अपनी माटी पलीत करवा दी, पुत्र मुँह में पड़ गई। जिस भी पार्टी का इन्होंने ये लग जाए कि इस पार्टी का राज आ गया, उसी पार्टी में पलटी मार जाती। सिर्फ राज भोगने के लिए इनकी चंडीगढ़ और दिल्ली की कोठी बरकरार रहनी चाहिए। कोई मलाई चाट यहाँ आ जाए, अब लोग मलाई चाट बोलने लगे उन लोगों को। हरियाणा की राजनीति में आ रहे नए परिवर्तनों के विषय में हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं वीरेंद्र कुकड़िया जी, जो उचाना में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सक्रिय हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाल में परिवर्तन आ रहे हैं, जिसमें वीरेंद्र सिंह के परिवार की कांग्रेस में वापसी हो रही है, इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? जहाँ तक हरियाणा की राजनीति की बात है, हरियाणा की राजनीति के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लगभग पिछले 9.5 साल से प्रदेश में बीजेपी का राज है, और उससे पहले 9-9.5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी ने राज किया। पहले जो कांग्रेस का राज में था 9.5 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसमें हर आदमी अपने आप को सुरक्षित सा महसूस करता था, चाहे वो कोई व्यापारी हो अपने धंधे के प्रति, चाहे किसान को लगा लीजिए आप, किसान भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। उसको ठीक भाव या किसी मतलब ऐसी परिस्थिति में भाई कोई प्राकृतिक आपदा, उसमें 10 रुपये ठीक मुआवजा, समय पर खाद बीज दवाई, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें किसान भी अपने आप को ये महसूस करता था कि तेरा कोई है। इसी तरह से बड़े व्यापारियों की बात थी, हर धंधा मतलब फैल फूल रहा था। लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का राज है 9.5 साल में, उसमें मतलब मैं यह कहूँगा कि प्रदेश की जो व्यवस्था थी वो डगमगा गई। दुकानदार अपनी दुकान में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, या उसे चिंता है सारे दिन खाली बैठा, धंधा नहीं है। किसान की तो और भी बड़ी बदतर स्थिति है। पीछे आपने देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 कानून लाए गए थे, जो किसान के विरोधी कहूँगा मैं, तो विरोध में ही थे वो। मेरे ख्याल अगर वो लागू हो जाते तो किसान के पास कुछ नहीं बचता, और इसीलिए किसान आंदोलनरत था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ना तेरे पास तेरी ज़मीन बचनी है, ना तेरे को तेरा हक मिलना है, ना तेरे को तू अपनी मर्जी से तेरी फसल बेच सकेगा। और उसे ये भी लग रहा था कि जहाँ ये मंडियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। दिख रहा था किसान को ये भी नहीं बचेंगी, मनमर्जी के दाम पे प्राइवेट कोई आदमी आएगा, व्यापारी आएगा, आपके अनुसार नहीं, उसके समय के अनुसार उसको खरीद के लेके जाएगा। ये बहुत सी बातें थी जो किसान को भनक लग चुकी थी, और इसीलिए वो भूखा प्यासा सर्दी में, गर्मी में, बारिश में 11 महीने बॉर्डर पर बैठा रहा। जो वो कानून थे अगर वो लागू हो जाते तो एक ऐसा समय आता भी कि ये बड़े बड़े जो घराने हैं ये पूरे प्रदेश का अन्न खरीद के अपने गोदामों में भर देते। अगर किसी चीज़ का प्रदेश में मैं ही अकेला मालिक हूँ तो भाव तो मेरी मर्जी के ही चलेंगे। फिर कुछ अपने बारे में और उचाना में
जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। उचाना जब से अस्तित्व में आया है, यहाँ कांग्रेस के नाम पे चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार था, अकेला। जब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार था, कोई दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं थी कि वो ये सोच भी ले कि मैं यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट हो सकता हूँ। इसी तरह से दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल का परिवार था यहाँ। तो दोनों, मैं कहूँगा दोनों रजवाड़े परिवार थे। और जब तक वीरेंद्र सिंह का परिवार यहाँ कांग्रेस में था, उनकी अपनी भी वो यहाँ लोगों को कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसी के नाम पे लोगों से वोट लेते थे। और कांग्रेस के राज में अच्छे अच्छे पदों पर रहे भी हैं वो। उसके बाद जब वीरेंद्र सिंह, एक ऐसा समय आया कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में जाने के बाद भी वो केंद्र में मंत्री बने, राज्यसभा में गए, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से विधायक बनी, उनका बेटा सांसद बना, वहाँ भी बड़े पदों पर वो रहे। तो जब वीरेंद्र सिंह यहाँ से छोड़ के चले गए थे कांग्रेस को, उस समय कांग्रेस 1800 वोटों पे सिमट गई थी। वीरेंद्र सिंह के जाने के बाद एक पूर्व विधायक ने चुनाव लड़ा था, स्वर्गीय श्री भाग सिंह चटर्जी थे। 1839 वोट उनके आए थे। मैं मतलब छात्र जीवन से ही मैं कांग्रेस की राजनीति मैंने शुरू की थी, और वीरेंद्र सिंह के साथ 2 साल में भी खुद भी बीजेपी में चला गया था। बीजेपी में जाने के बाद मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना, और वहाँ जब मैं बीजेपी में मतलब किसी पद पर था, जब मैंने बीजेपी को भी देखा नज़दीक से, तो मैं अपने चेयरमैन का, मेरा कार्यकाल बहुत सीमित रहा, 6 महीने में चेयरमैन रहा। उसके बाद मैं रिजाइन करके चेयरमैनी से और बीजेपी से मैं वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैंने। तो मैंने कांग्रेस को 1800 वोटों से मैंने सींचना शुरू किया था, और आज लगभग 7.5 साल बाद आज में कांग्रेस की स्थिति लगभग में 80 और 85 हज़ार वोटों पे आज कांग्रेस उचाना में है। अब जो घटनाक्रम में वीरेंद्र सिंह वापस फिर कांग्रेस में आ गया, तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय की जो राजनीति है ना, एक तो मतलब नैतिकता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो लोग ये कहते थे कि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, मतलब सिद्धांत नाम की तो चीज़ ही नहीं बची। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो ये राजनीतिक घराने हैं, ये सिर्फ राज भोगने के लिए लोगों को वोट लेके गुमराह करते, ना तो नैतिकता नाम की चीज़ बची है, ना सिद्धांत नाम की कोई चीज़ बची है। जिस भी पार्टी का इन्होंने ये लग जाए कि इस पार्टी का राज आ गया, उसी पार्टी में पलटी मार जाती है। सिर्फ राज भोगने के लिए इनकी चंडीगढ़ और दिल्ली की कोठी बरकरार रहनी चाहिए। इन्होंने लोगों से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए जनता। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग वो देहात में या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, और जो ये खुद हैं लोग, इनका आपस में है ना समाज ही नहीं मिलता। उन लोगों का समाज दूसरा है, और ये जो लोग वोट लेने के लिए वहाँ आते हैं, यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका समाज दूसरा है।
इसलिए ये समझते हैं कि उन लोगों का काम तो है सिर्फ वोट देना, नारे लगाना, और इनका कोई फर्ज नहीं है उनके प्रति, क्योंकि उनकी पीड़ा इनके मन में आती नहीं। वोट लेके चले जाते हैं दिल्ली, दिल्ली समाज दूसरा, उनकी तो बात ही नहीं चलती, आम आदमी की तो वहाँ बात ही नहीं चलती। इन लोगों की, चाहे किसी भी पार्टी को, ये बड़े लोग हों, ये एक और इनका मन होता है कि तीसरा आदमी या कोई धरातल का आदमी ना घुसना चाहिए विधानसभा में। चाहे किसी भी पार्टी के ये नेता हों, सबकी एक ही सोच होती है कि भाई धरातल वाला ना आ जाए कोई, क्योंकि अगर कोई धरातल का या कोई आम परिवार का बच्चा आ गया, वो तो वहाँ वही बात करेगा जो उसका दर्द होगा मन में, या जो लोगों की पीड़ा होगी, क्योंकि उसका ज़मीर अभी जिंदा हुआ, उसको नैतिकता का भी पता होगा, ऐसे संस्कार उसमें होंगे। मार्केट कमेटी के चेयरमैन पद से हटना, उसको छोड़ देना, ये किन हालातों में ये फैसला आपने लिया? ये जब मैं चेयरमैन बना हुआ था, मतलब 3-4 महीने के करीब का अरसा जो हो चुका था, 4 महीने बीत चुके थे, तो वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आने लगी जो वीरेंद्र सिंह का परिवार था, मतलब जिनको यहाँ वीरेंद्र सिंह आगे करके रखते हैं, जो उसके भतीजे हैं, जो वीरेंद्र सिंह का काम यहाँ देखते हैं, उनको एक बात चुभने लगी कि मेरे पास लोग ज़्यादा आने लगे, कि मैं लोगों का जो मान सम्मान कर रहा हूँ कि वो उनके क्यों कर रहा हूँ, ये बात उनको चुभने लगी। और उनके मन में एक डर हो गया कि भाई ये तो नेता बन गया। देखो, अगर आप किसी को मान सम्मान दोगे तो नेचुरल लोग तो आपके पास आएंगे। वो मान सम्मान वो दे नहीं सकते थे, मैं आसानी से दे सकता था, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, और मुझे तो पता है कि मैं तो इन्हीं के बीच का हूँ। नॉर्मल से घर में जन्म हुआ है मेरा, इन्हीं के बीच में बड़ा बड़ा हूँ, तो मुझे तो कोई झिझक नहीं थी उनको सम्मान देने में। एक तो ये बातें उनको चुभने लगी, दूसरा वो चाहते थे कि मैं उनके अनुसार काम करूं, कि कुछ भी गलत करवाऊं या सही करवाऊं। ये मेरी आत्मा ये मानती नहीं मैं कोई गलत काम मैं करूं। तो एक परिस्थिति ऐसी आई कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 10-20 आदमी लगने थे। मैं ये चाहता था कि वो ऐसे आदमी लगे जिनको सही में ज़रूरत थी, भाई 10-12 हज़ार रुपये बेचारे को मिल जाए, उसका परिवार का खर्च चल जाए। वो ये चाहते थे कि वो ऐसे आदमी लगे जो श्याम गौन की सेवा करते थे। तो वो वीरेंद्र सिंह को भी गुमराह करके रखते थे, और वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी जो विधायक थी उसको भी बार बार वो मतलब इन्हीं बातों में उलझा के रखते थे या मेरे खिलाफ भड़काते थे। और दूसरा उनको खुद को भी ये डर लगने लग गया था कि भाई ये तो नेता बन गया। भाई उनको भी ये एहसास हो गया कि अगर मैं मार्केट कमेटी के किसी काम को अखबार में निकलवाता हूँ कि मार्केट कमेटी ये काम कर रही है, उसकी भी उनको पीड़ा होती थी। तो मैंने जब ये महसूस किया कि वीरेंद्र सिंह से बात करनी चाहिए, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास था तो मैं आपने यहाँ बैठाया हूँ इस पद पर, और विश्वास है तो मेरे को काम करने दीजिए। अगर नहीं विश्वास है और जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं बेवजह, तो फिर मैं समझता हूँ कि मेरे को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो मेरी इच्छा मतलब लोगों का की समस्या का समाधान करने की होती थी, उनकी इच्छा कुछ और होती थी। तो मैंने वीरेंद्र सिंह के आगे सारी परिस्थितियाँ बता करके, उन्होंने जब ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फिर मुझे ही कहा कि आप क्यों मतलब बहस करते हो किसी के साथ। उन्होंने मेरे को गलत ठहराने की कोशिश करी। तो मैंने फिर ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब इस पद पे रह नहीं सकता, ये मेरा रिज़ाइन पकड़ो
और आपके और मेरे रास्ते अब अलग अलग हैं। हरियाणा में हर दिन बदलते राजनीतिक हालात, जिसमें दुष्यंत चौटाला जो एक और राजनीतिक घराने से आते हैं, उनका क्या प्रभाव रहने वाला है और उनकी रणनीति क्या है? लोगों के वोट लेकर के, लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाके उन्हें समझौता किया। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए, उसकी वजह से वो 10 सीटें जीते। और लोगों की भावनाओं के खिलाफ ही जाके लोगों ने मना किया कि बीजेपी के पास ना जाना, उनकी भावनाओं के खिलाफ जाके समझौता कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ विरोध के बाद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई नहीं, कुछ काम तो होंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वे मतलब लोगों की तरफ, काम की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं था, जो उनका मैनिफेस्टो था उसके भी किसी मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं की कभी, और बीजेपी के गोद में बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की तरफ, घोटालों की तरफ ध्यान, अनेकों घोटाले हुए। और फिर स्थिति यहाँ तक आ गई कि जो बीजेपी चाहे वो दुष्यंत करने लग गया। ताज़ा घटनाक्रम के तहत जहाँ तक समझौता टूटने की बात है, समझौता टूटा नहीं, ये एक आपस की अंडरस्टैंडिंग बनी है, उनकी सहमति बनी आपस में। बीजेपी ने कहा कि अब आप चले जाओ, अलग चुनाव लड़ो, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ सेंध लगाओ। ये 5,000 7,000 कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कुछ तो आप खराब करोगे ही। इसी सहमति के साथ उन्होंने समझौता तोड़ा है और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्लानिंग के तहत दुष्यंत चौटाला अलग हुआ है। और आप देखना, मैं आज कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएगा दुष्यंत चौटाला। अगर विनिंदर सिंह पार्टी में वापस आ जाते हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, और पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तब आप क्या करेंगे? जहाँ तक मेरी टिकट की बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे नेताओं पर। मेरे नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी जी। मैं घटनाक्रम बताना चाहूँगा कि मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा ने एक बात मेरे को बताई थी। किसी नेता की कोई बात थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ऐसे सख्त निर्णय ले रहे हैं आपकी बात कि ये जो नेता दल बदल के इधर उधर चले जाते हैं, उनके प्रति राहुल गांधी जी पूरी तरह सख्त हैं। और जो आदमी धरातल पे काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बन के लोगों के बीच में पार्टी का झंडा जो बुलंद कर रहा है, उसको राहुल गांधी जी महत्व देंगे, उसको कांग्रेस पार्टी महत्व देगी। और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह रखा है कि वे अब की बार कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उचाना के लोग, उचाना की जनता, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग कंधे से कंधा मिलाकर पीछे भी मेरे संघर्ष में मेरे साथ थे, और आज भी पूर्ण आशीर्वाद 36 बिरादरी का मेरे साथ है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, और मैं नहीं मान सकता कि कांग्रेस पार्टी मेरी मेहनत को दरकिनार करेगी। जहाँ तक वीरेंद्र सिंह के वापिस आने की बात है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ उनकी राजनीति के इस आखिरी पड़ाव में नहीं बची। मैं तो यूँ कहूँगा कि एक अच्छे खासे राजनीतिक ठीक व्यक्तित्व के आदमी ने बुढ़ापे में अपनी माटी पलीत करवा दी, पुत्र मुँह में पड़ के। शुरुआती राजनीतिक कैरियर उनका बड़ा अच्छा था, लोग भी मानते थे, लेकिन आज उन्होंने पुत्र मोह के लालच में कह लीजिए या राज भोगने के लालच में कह लीजिए,
इन सब बातों को धराशायी कर दिया। और जो उनका एक कद था, उस कद को भी उन्होंने खुद अपने ही हाथों, वो जो मिट्टी का ढेर का टीला था वो अपने हाथों ध्वस्त कर दिया। अब मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वीरेंद्र सिंह यहाँ आ गया राजनीति में, दोबारा से कांग्रेस में आ गया, और जो मैंने अपनी तैयारी कर रखी थी वो उस पर कोई असर पड़ेगा। क्योंकि 65 गांव हैं उचाना के अंदर, और 65 के 65 गांव में मुझे नहीं पता, मैं सैकड़ों बार हर गांव में गया हूँ। हर गांव से 500-400 आदमियों को ये जानता हूँ, ये फलाने गांव का आदमी, और इसका घर उस गली में है, और उनका आशीर्वाद है मेरे को, और वो कहते हैं कि तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कोई दल बदल के आ जाए हम तेरे साथ खड़े हैं, तने घबराने की जरूरत नहीं। और दूसरा, मैं फिर जब कांग्रेस की राजनीति करता हूँ और जिस लीडर की राजनीति करता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा, देखो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कदम कदम पे दीपेंद्र सिंह का भी साथ मेरे को मिला है। वो भी मेरे को कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरी लड़ाई को वो खुद ही लड़ेंगे। और सबसे बड़ी ताकत इस लड़ाई में मेरा गांव है। जब भी मैं कोई फैसला करता हूँ, सबसे पहले अपने गांव की पूर्ण सहमति लेता हूँ, और वही वजह है कि आज पूरा गांव 36 बिरादरी बच्चा बच्चा मेरे साथ खड़ा है। वो एक ही बात कहते हैं कि भाई हमें तो आदेश दे दिए, तो आगे तो चल, पीछे हम तरह खड़े हैं, पीछे को वार नहीं करने देंगे किसी। ऐसा आप क्या कर देते हैं लोगों के साथ कि आपकी एक आवाज़ पे 10,000 12,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं रैलियों के लिए, सभाओं के लिए? ऐसा क्या करा आपने क्षेत्र में? देखो, ऐसा मैं अब तक किसी बड़े पद पे तो मैं रहा नहीं कि मैं उनके लिए कुछ कराया हो। मैं कोई राजनीतिक तौर पर उनका फ़ायदा कर दिया हो, कोई नौकरियां दिलवा दी हो। जो मेरे बस का था भी उनके सुख में दुख में खड़ा रहना, दिन रात उनके बीच रहना, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो। मेरा रूटीन है, मैं डेली 65 गांव हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर का बीच का आपस का उधर से उधर का फैसला है। लेकिन मेरा रूटीन है कि अगर मान ले कहीं किसी दुखी गमी में किसी डेथ पे उधर जाना पड़े और दूसरा फिर 60 किलोमीटर उधर जाना पड़े, तो मैं रूटीन में डेली जाता हूँ। जब वीरेंद्र सिंह यहाँ से छोड़ के चले गए थे कांग्रेस को, उस समय कांग्रेस 1800 वोटों पे सिमट गई थी। तो मैंने कांग्रेस को 1800 वोटों से मैंने सींचना शुरू किया था, और आज 7.5 साल बाद आज कांग्रेस की स्थिति लगभग में 80 और 85 हज़ार वोटों पे आज कांग्रेस उचाना में है। इन सब परिस्थितियों में आप कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं हरियाणा में? हरियाणा में आज कांग्रेस का भविष्य में सेफ देखता था। अगर कांग्रेस सही फैसले करती, जहाँ तक मतलब जब चुनाव का समय आता है, चुनाव के ऊपर ही निर्भर करता है कि प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, और चुनाव के समय में अगर कांग्रेस सही फैसले कर दे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का भविष्य सेफ है।